श्रेया रुद्र के शर्ट का एक एक बटन बंद करने लगती है। रुद्र अपनी एक उंगली को उसके कमर पर फेरने लगता है। श्रेया ये देखकर रुक जाती है। रुद्र ये देखकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, रुक क्यों गई? मैंने कहा क्या तुम्हें रुकने को? नहीं ना? तो शर्ट पहनाओ। अगर अब रुकी तो किस कर लूंगा। श्रेया उसकी ये धमकी सुनकर उसके शर्ट का बटन जल्दी जल्दी बंद करने लगती है। रुद्र के होठों पर उसकी घबराहट देखकर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेया पूरे बटन बंद करने के बाद रुद्र से बोलती है, हो गया। रुद्र बोलता है, अभी कहाँ हुआ है? मेरे बाल कौन बनाएगा? श्रेया बोलती है, आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो सब कुछ मैं ही करके दूं? रुद्र उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम्हें अपने घर जाना है या नहीं? श्रेया बोलती है, हाँ जाना है। रुद्र बोलता है, तो फिर बनाओ मेरे बाल। श्रेया धीरे से अपने मन में उसे खड़ूस बोलती है और फिर कंघी से उसके बाल बनाने लगती है। रुद्र मिरर में उसके चेहरे के बदलते हुए भाव को ही देख रहा था। उसे बहुत मजा आता था श्रेया को परेशान करने में। बाल बनाने के बाद श्रेया रुद्र से बोलती है, हो गया, और कुछ? रुद्र उसे नीचे की तरफ इशारा करता है। श्रेया नीचे की तरफ देखती है। रुद्र ने टॉवल लपेटा हुआ था। वह श्रेया के कान में धीरे से बोलता है, मुझे पैंट कौन पहनाएगा? रुद्र के ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर श्रेया के गाल लाल हो जाते हैं, कुछ शर्म के कारण तो कुछ गुस्से के कारण। रुद्र फिर अपने टॉवेल को अपने हाथों से पकड़ लेता है और खुलने ही वाला होता है कि तभी श्रेया बाथरूम के अंदर भाग जाती है और बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। रुद्र ये देखकर जोर से हंसने लगता है क्योंकि ऐसा उसने जानबूझकर कहा था। वे फिर चेंजिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया बाथरूम के दरवाजे से अपना सर निकालकर बाहर कमरे की तरफ देखती है क्योंकि जल्दबाजी में वे अपने कपड़े ले जाना तो भूल ही गई थी। वे सिर्फ बाथरूम में थी और ऐसे रुद्र के सामने आने में उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में काम कर रहा था। श्रेया उसे देखकर बाथरूम का दरवाजा वापस बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद वे फिर से दरवाजा खोलकर सोफे की तरफ देखती है। रुद्र अभी भी काम कर रहा था। श्रेया ये देखकर खुद में ही बोलती है, इसे क्या सारा दिन काम यही करना है? बाहर जाकर नहीं कर सकता क्या? अब मैं इसके सामने बाहर कैसे निकलूं? रुद्र को भी एहसास होता है कि जैसे श्रेया उसे देख रही है। वे लैपटॉप पर काम करते करते रुक जाता है और बाथरूम की तरफ देखता है। श्रेया उसे देखकर जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। रुद्र अपना लैपटॉप साइड में रखकर सोफे से उठ जाता है और बाथरूम के दरवाजे तक आकर दरवाजा नॉक करके बोलता है, श्रेया, क्या हुआ? तुम ऐसे बार बार बाहर क्यों झांक रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? श्रेया बोलती है, नहीं रुद्र जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रुद्र बोलता है, कहाँ जाइए? चुपचाप से बाहर निकलो और बताओ क्या बात है? श्रेया बोलती है, मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गई हूँ। रुद्र के होठों पर उसकी ये बात सुनकर हंसी छूट जाती है, पर वे अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है। वे फिर उससे बोलता है, हाँ तो ठीक है, बाहर आओ और आकर ले लो। कब तक अंदर रहोगी? श्रेया बोलती है, आपकी फ्लाइट नहीं है क्या? आपको नहीं जाना क्या? आपको लेट हो रहा होगा, आप जाइए ना। रुद्र बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहा है। और वैसे भी मैं तो अपने प्राइवेट प्लेन से जाऊंगा ना, तो फ्लाइट छूटने का कोई टेंशन नहीं है। श्रेया बोलती है, मैं आपके सामने बाहर नहीं आ सकती। रुद्र बोलता है, क्यों? क्यों नहीं आ सकती? मुझसे कैसा शर्म? चलो अब आ जाओ। श्रेया बोलती है, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। रुद्र बोलता है, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अंदर आ जाऊंगा। श्रेया बोलती है, पर आप कैसे अंदर आएंगे? दरवाजा तो मैंने लॉक करके रखा है ना। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, जान, तुम मुझे नहीं जानती। ये पूरा मेंशन मेरा है और तुम चाहे इस मेंशन के जितने भी दरवाजे लॉक क्यों ना कर लो, मैं उसे एक सेकंड में खोल दूंगा। इसलिए चुपचाप से बाहर निकलो। चलो आओ अब। श्रेया उसे फिर से मना करते हुए बोलती है, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। रुद्र बोलता है, ठीक है फिर, मैं ही अंदर आ जाता हूँ। इतना बोलकर वे पासवर्ड टाइप करने लगता है। श्रेया को भी पासवर्ड की आवाज सुनाई पड़ती है। वे घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखती है। तभी दरवाजा खुल जाता है। रुद्र बाथरूम के अंदर आता है।
श्रेया को बहुत ही शर्मा रहा था। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाता है और चेंजिंग रूम के अंदर ले जाते हुए बोलता है, जब तक मैं कमरे में रहता तब तक तुम बाथरूम के अंदर ही रहती क्या? श्रेया उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है। रुद्र बोलता है, तुम ना कभी कभी हद करती हो, और मुझसे कैसा शर्म? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं 1 साल तक कुछ नहीं करूंगा, तो फिर मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? श्रेया अभी भी उसे कुछ नहीं बोल रही थी। रुद्र फिर एक ड्रेस निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है, ये पहन लो, मैं बाहर जा रहा हूँ कमरे में, और जल्दी से पहनकर कमरे में आ जाना। उसके बाद मेरी फ्लाइट भी है, और तुम्हें भी तो अपने घर जाना है ना? श्रेया हाँ में अपना सर हिला देती है। रुद्र फिर उसे वहीं छोड़कर कमरे में चला जाता है। श्रेया भी थोड़ी देर के बाद चेंज करके कमरे में आ जाती है। रुद्र उससे बोलता है, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। श्रेया बोलती है, उसकी जरूरत नहीं है, वहां घर पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं। रुद्र बोलता है, ठीक है फिर चलो चलते हैं। इतना बोलकर वे श्रेया का हाथ पकड़ लेता है। दोनों फिर कमरे के बाहर चले जाते हैं। रुद्र और श्रेया कमरे से निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं। दोनों फिर बैठ जाते हैं। रुद्र श्रेया को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है। श्रेया भी चुपचाप उसके हाथ से ब्रेकफास्ट खा रही थी। आज वे खाने को लेकर बिल्कुल भी जिद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे रुद्र के गुस्से के बारे में पता था। अगर वे थोड़ा सा भी जिद करती तो पहले की तरह रुद्र उसे पनिशमेंट देता और वे ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती। इसलिए श्रेया चुपचाप उसके हाथ से ब्रेकफास्ट खा रही थी। रुद्र ब्रेकफास्ट श्रेया को खिलाने के बाद उसके मुंह को नैपकिन से साफ करता है और उसके गालों पर किस करके प्यार से बोलता है, वहां जाकर मुझे हर पल याद करना, समझी? श्रेया उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला देती है। रुद्र उसे आगे बोलता है, और हाँ, मैं तुम्हें जब भी कॉल करूंगा तो मेरा कॉल उठा लेना, और खबरदार, अगर तुमने मेरे किसी भी कॉल को इग्नोर इतना किया तो, अगर मेरी किसी भी कॉल को इग्नोर किया ना तुमने, तो मैं उसी वक्त तुम्हें वहां लेने आ जाऊंगा। श्रेया उसकी ये धमकी सुनकर उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है, अब हर वक्त क्या मैं मोबाइल रखूंगी अपने पास? रुद्र बोलता है, हाँ, रखना पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। श्रेया बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं अपने पास हर वक्त मोबाइल रखूंगी। रुद्र बोलता है, और अपने फैमिली को हमारे शादी के बारे में भी बता देना। श्रेया बोलती है, ठीक है, पहले मैं चली तो जाऊं, मेरे जाने से पहले ही आपने इतने सारे शर्त मेरे सामने रख दिया। रुद्र बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। श्रेया बोलती है, ये प्यार नहीं, पाबंदी है। रुद्र उसे आंखें दिखाता है। श्रेया फिर खामोश हो जाती है। रुद्र फिर नौकर को सूटकेस लाने को बोलता है। नौकर श्रेया और रुद्र के कमरे में जाकर सूटकेस लेकर नीचे आ जाता है। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाता है। ड्राइवर जल्दी से कार का पिछला गेट खोल देता है। रुद्र और श्रेया कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर उन दोनों का सूटकेस डिक्की में डाल देता है और कार स्टार्ट करके कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट आ जाता है। श्रेया कार से उतरने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। श्रेया उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, पहले गुड बाय किस तो दे दो। ड्राइवर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वे जल्दी से कार से उतरकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वे रुद्र का गुस्सा अच्छे से जानता था। अगर वे एक बार भी गलती से उनकी तरफ देख देता तो रुद्र उसे जान से ही मार देता। श्रेया बोलती है, क्या गुड बाय किस? रुद्र बोलता है, हाँ, अब मैं 1 हफ्ते के बाद ही तुम्हें देख पाऊंगा, इसलिए। श्रेया फिर उसके गालों पर किस कर देती है। रुद्र बोलता है, मुझे बच्चों वाली किस नहीं चाहिए। श्रेया उसे कुछ बोलती, तब तक रुद्र उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और किस करने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 2 मिनट के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। श्रेया लंबी सांसें ले रही थी। रुद्र फिर उसके माथे पर किस करके उसे बाय बोलता है। श्रेया एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। श्रेया के जाने के बाद रुद्र भी एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। दोनों की अलग फ्लाइट थी। श्रेया रुद्र के प्राइवेट प्लेन में बैठी थी और बाहर दिख रही थी। वे पहली बार प्लेन में चढ़ी थी, इसलिए उसे बहुत ही मजा आ रहा था। रुद्र भी अपने दूसरे प्राइवेट प्लेन में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में श्रेया के फोटो देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। अगली सुबह श्रेया एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वे एयरपोर्ट के बाहर आती है, तभी एक कार आकर उसके सामने रुक जाती है और एक आदमी कार से निकलकर श्रेया से बोलता है, मैडम,
मैं रुद्र सर का आदमी हूँ। चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। श्रेया उसके कार में जाकर बैठ जाती है। तभी रुद्र का उसे कॉल आता है। श्रेया कॉल उठाकर हेलो बोलती है। रुद्र बोलता है, पहुँच गई ना अच्छे से? श्रेया बोलती है, हाँ मैं अभी कार में बैठी हूँ, बस घर जा रही हूँ। और आप? रुद्र बोलता है, मैं भी अभी अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ और होटल जा रहा हूँ। ध्यान रखना अपना। श्रेया बोलती है, जी ठीक है, आप ही अपना ख्याल रखना। रुद्र फिर उसे आई लव यू बोलता है, पर श्रेया उसके आई लव यू का कोई जवाब नहीं देती। रुद्र फिर कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर में श्रेया की कार एक घर के पास आकर रुकती है। घर दिखने में छोटा था पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। श्रेया ड्राइवर से बोलती है, अब आप जाओ। ड्राइवर सर झुकाकर कार लेकर वहां से चला जाता है। श्रेया भी मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। श्रेया अपने घर के अंदर आती है। अंदर एक अधेड़ उम्र की औरत सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। श्रेया मुस्कुराकर जोर से बोलती है, माँ। वे औरत श्रेया की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखती है। श्रेया भागते हुए अंदर आती है और उस औरत के गले लग जाती है। वे औरत श्रेया की माँ देवकी थी। देवकी जी अचानक से श्रेया को देखकर हैरान और खुश दोनों थी। श्रेया आकर देवकी जी के गले लग जाती है। देवकी जी बोलती हैं, श्रेया बेटा तू यहाँ अचानक से? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। श्रेया देवकी जी से बोलती है, क्यों माँ, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? देवकी जी बोलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तू अचानक से कैसे आ गई? एक कॉल कर देती तो मैं तेरे भाई को स्टेशन भेज देती तुझे लाने के लिए। श्रेया देवकी जी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, माँ अगर मैं आपको कॉल कर देती तो सरप्राइज कैसा रहता? और वैसे भी मैं ट्रेन से नहीं फ्लाइट से आई हूँ। देवकी जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है श्रेया की ये बात सुनकर। वे उस पर गुस्सा करते हुए बोलती हैं, क्या कहा? फ्लाइट से आई है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए श्रेया? श्रेया देवकी जी का सवाल सुनकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। देवकी जी उसकी बाहें पकड़कर फिर से उसे पूछती हैं, कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, तेरे पास फ्लाइट के पैसे कहाँ से आए? बता, ऐसा क्या करती है तू वहाँ दिल्ली में? श्रेया एक मिडिल क्लास लड़की थी। उसके भाई का मिठाई का दुकान था, इसलिए फ्लाइट से आना तो उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। श्रेया और उसकी फैमिली ने आज तक फ्लाइट से ट्रैवल नहीं किया था। ये पहली बार था जब श्रेया प्लेन में बैठी थी। अब श्रेया अपनी माँ को कैसे बताए कि वे रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी बन गई है, जो दिल्ली का नंबर 1 बिजनेसमैन है। और सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, दूसरे शहर में भी उसका नाम फैला हुआ है। अमीरों की गिनती में वे टॉप पोजीशन पर आता है। श्रेया यही सब ख्यालों में खोई हुई थी। तभी देवकी जी अपने बेटे निशांत को आवाज़ लगाती है। श्रेया देवकी जी से बोलती है, माँ भैया को बुलाने की क्या ज़रूरत है? देवकी जी बोलती हैं, अब तेरे भैया ही तुझसे सवाल पूछेंगे। देवकी जी की आवाज़ सुनकर एक लड़का उनके पास आता है। वे लड़का श्रेया का भाई निशांत था। निशांत की उम्र करीब 25 से 26 साल की होगी। उस लड़के के पीछे एक लड़की भी आती है। वे निशांत की पत्नी नीलम थी, जिसकी उम्र 23 साल थी। निशांत श्रेया को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, श्रेया छोटी तू कब आई? श्रेया मुस्कुराकर निशांत के गले लगकर बोलती है, अभी आई हूँ भैया। वे फिर नीलम के भी गले लगती है। नीलम बोलती है, ऐसे अचानक से, ना कोई फ़ोन ना मैसेज। श्रेया बोलती है, भाभी फ़ोन मैसेज करती तो सरप्राइज कैसे रह जाता? देवकी जी नाराज़गी के साथ बोलती हैं, तुम लोगों को पता है ये फ्लाइट से आई है। निशांत ये सुनकर श्रेया की तरफ देखता है। नीलम श्रेया से बोलती है, क्या तू फ्लाइट में बैठी, कैसा लगा? मैंने तो आज तक सिर्फ टीवी में ही देखा है। श्रेया बोलती है, बहुत ही अच्छा लगा भाभी। देवकी जी निशांत और नीलम से बोलती हैं, पर तुम लोगों को ये नहीं पूछना है कि ये फ्लाइट से कैसे आई, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? श्रेया देवकी जी की तरफ देखकर उनसे बोलती है, माँ वे क्या है ना, मैं वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ और अब मैं हॉस्टल में भी नहीं रहती। अब मैं अपनी दोस्त ज्योति के साथ रेंट पर रहती हूँ। देवकी जी बोलती हैं, क्या तू क्या बोल रही है? श्रेया बोलती है, हाँ माँ मैं सच बोल रही हूँ, मुझे एक बड़ी सी कंपनी में जॉब मिल गई है। अब मैं पढ़ाई के साथ अपने खर्च भी खुद उठा सकती हूँ, इसलिए अब आप लोगों को हर महीने मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। निशांत श्रेया की ये बात सुनकर उससे बोलता है, क्या? पर छोटी तुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है? तेरा भाई मर गया क्या?
मैं क्या तेरा ख्याल नहीं रख सकता हूँ? तुझे अगर रेंट पर रहना था तो तू मुझे बताती। मैंने तेरे लिए इतना अच्छा हॉस्टल का बंदोबस्त किया था। फिर रेंट पर रहने की क्या जरूरत थी? और जॉब जॉब करने की क्या जरूरत है? देख, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, इन सब में ध्यान मत दे, समझी? कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। श्रेया बोलती है, भैया, मैं कोई ऐसी वैसी कंपनी में जॉब नहीं करती हूँ। दिल्ली का मशहूर कंपनी सिंह ग्रुप, जिसके सीईओ रुद्र प्रताप सिंह हैं, उनके कंपनी में जॉब करती हूँ। और आपको पता है ना वहाँ जॉब पाना कितना मुश्किल है। और मुझे वहाँ जॉब मिल गया है। और अब आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती हूँ। निशांत बोलता है, वे तो ठीक है, पर जॉब करने की क्या जरूरत है? श्रेया बोलती है, भैया प्लीज, मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ। कॉलेज से आने के बाद मैं यूं ही कमरे में बैठी रहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो दे रही हूँ ना। अगर 2 पैसे कमा लूंगी तो उसे क्या हो जाएगा? निशांत बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पर मुझे पूरे मार्क्स चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और इस बार तू कॉलेज में टॉप करेगी। श्रेया ये सुनकर धीरे से बोलती है, मैंने तो पहले ही टॉप कर लिया है। निशांत बोलता है, क्या कहा तूने? श्रेया बोलती है, नहीं कुछ नहीं भैया। श्रेया का इतना बोलना ही था, तभी एक आवाज आती है, श्रेया, जाने मन, आ गई तू? उस आवाज को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और उसके पीछे उसके 2 गार्ड्स खड़े थे। श्रेया उस लड़के को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बस इसी की कमी थी। वे लड़का मुस्कुराते हुए अंदर आता है। उसके साथ उसके दोनों गार्ड भी अंदर आते हैं। उस लड़के ने टी शर्ट और जींस पहना हुआ था और टी शर्ट पर अपना चश्मा लगाया हुआ था। वे लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, श्रेया, तुम आ गई। तुम्हें मालूम है, मैं रोज तुम्हें याद करता हूँ। आज मेरे आदमी ने मुझे बताया कि तुम आ चुकी हो। और देखो, जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मैं तुरंत यहाँ तुमसे मिलने आ गया। कैसी हो मेरी जान? श्रेया उसके मुंह से जान सुनकर गुस्से में बोलती है, रोनित, अपनी बकवास बंद कर, समझा? मैं तेरी कोई जानवर नहीं हूँ। रोनित अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लिए हुए बोलता है, श्रेया, जाने मन, तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? तुम भूल गई क्या कि बचपन में ही हम दोनों के बाप ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। आखिर हम दोनों के बाप एक दूसरे के जिगरी दोस्त जो थे। तुम्हें याद नहीं है क्या? श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, याद है, सब याद है कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। पर उस समय हम दोनों नादान थे, पर अब अक्ल आ गई है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। तुमने कभी खुद को देखा है? अपने पापा के पैसों पर ऐश की जिंदगी जीते हो। तुम्हारे पापा तो चले गए और अपने पीछे अपना बड़ा सा बैंक बैलेंस छोड़ गए, जिसके सहारे तुम ये ऐश की जिंदगी जी रहे हो। अगर कल को तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे तुम कभी भी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और वैसे भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। 2 बार जेल जा चुके हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे बिगड़े हुए लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाऊंगी? कभी नहीं। मेरा दिमाग खराब नहीं है। रोनित श्रेया की ये बात सुनकर गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। भले ही तुम इस बात के लिए राजी ना हो, पर यह सच है कि तुम सिर्फ मेरी हो, रोनित कपूर की। और मेरे अलावा मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। निशांत ये देखकर गुस्से में बोलता है, ए, छोड़ मेरी बहन का हाथ, वरना इतना मारूंगा ना कि दूसरी बार हाथ पकड़ने लायक नहीं रहेगा। चल निकल यहाँ से। रोनित निशांत की आवाज सुनकर उसकी तरफ गुस्से में देखता है और फिर श्रेया का हाथ छोड़कर निशांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। निशांत उसे बहुत ही बुरी तरह गुस्से में घूर रहा था। रोनित मुस्कुराकर उससे बोलता है, साले साहब, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊँगा और जब दोबारा आऊँगा ना, तो अपनी जान को अपने साथ ले जाऊँगा। इतना बोलकर वे अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। देवकी जी फिर श्रेया से बोलती हैं, बेटा, जा तू थक गई होगी, जाकर कमरे में थोड़ा सा आराम कर ले। श्रेया बोलती है, ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। आप मेरा फेवरेट खाना बना दीजिए। मुझे आपके हाथों का बना खाना खाना है। वहाँ हॉस्टल में आपके हाथों का बना हुआ खाना बहुत ही मिस करती थी।
देवकी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, मैं तेरी पसंद का खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तू जा और आराम कर। श्रेया फिर मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। वे अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी 2 मिनट ही हुआ था, तभी उसका मोबाइल बजता है। श्रेया अपने पर्स से मोबाइल निकालती है। उसे रुद्र का कॉल आ रहा था। रुद्र का नाम पढ़कर उसके चेहरे पर जो 2 मिनट पहले सुकून आया था, वे भी गायब हो जाता है। श्रेया न चाहते हुए भी कॉल उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से रुद्र की भारी आवाज आती है, पहुंच गई तुम? श्रेया बोलती है, हाँ पहुंच गई। रुद्र ये सुनकर गुस्से में बोलता है, पहुंच गई तो कॉल क्यों नहीं किया? मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। ये क्या जरूरी है कि मैं ही तुम्हें कॉल करूं? मैंने तुम्हें इतना महंगा मोबाइल किस लिए दिया है? ताकि तुम उसका यूज कर सको। तुम पहुंचकर मुझे कॉल कर सकती थी ना, फिर क्यों नहीं किया कॉल? श्रेया भी गुस्से में उसे जवाब देती है, मैं पहुंचकर पहले अपने परिवार से मिलूंगी या आपको कॉल करूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगी। अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ और आपको कॉल करने ही वाली थी, तभी आपका कॉल आ गया। रुद्र उसकी ये बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, चुप करो, तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं हूँ, बाद में तुम्हारा परिवार। भूलो मत कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और ये बात आगे से याद रखना, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मेरे लिए होनी चाहिए, बाद में अपने परिवार के लिए। अब तुमने गलती की है तो सजा भी मिलेगी। चलो अब मुझे 50 बार किस करो। रुद्र की ये बात सुनकर श्रेया चौंकते हुए बोलती है, क्या 50 बार किस? रुद्र बोलता है, हाँ किस करोगी, और तुम्हारे किस की आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए और मुझे फील होना चाहिए कि तुम मेरे सामने हो और मेरे होठों पर किस कर रही हो। चलो अब शुरू हो जाओ। श्रेया गुस्से में बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं कॉल रख रही हूँ। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसे धमकी देते हुए बोलता है, ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने अपनी सजा पूरी नहीं की और कॉल कट कर दिया ना, तो फिर तुम दोबारा कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाओगी। मैं अभी अपने आदमियों को तुम्हारे घर भेज दूंगा और वे तुम्हें फिर से मेरे पास वापस ले आएंगे। सोच लो। श्रेया मन ही मन रुद्र को न जाने कितनी गालियां दे चुकी थी। वे ये भी जानती थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो रुद्र अभी अपने आदमियों को उसके घर भेज देगा और फिर उसका सीक्रेट उसके परिवार के सामने आ जाएगा। श्रेया अपने भैया और भाभी को अपनी शादी के बारे में आराम से बताना चाहती थी, पर अब रुद्र की बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई और चारा नहीं था। श्रेया फिर धीरे से किस करती है। रुद्र उससे बोलता है, आवाज नहीं आई, अच्छे से किस करो, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। श्रेया फिर से उसे किस करती है। इस बार श्रेया के किस करने की आवाज सुनकर रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया किस किए जा रही थी। श्रेया की आवाज रुद्र के कानों से पहुंचते हुए उसके दिल तक उतर रही थी। रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। श्रेया की आवाज थोड़ी देर के बाद आना बंद हो जाती है। रुद्र को जब आवाज आनी बंद हो जाती है तो वह अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज आनी क्यों बंद हो गई? श्रेया बोलती है, क्योंकि 50 बार मैंने किस कर लिया आपको रुद्र जी। रुद्र तो इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला। रुद्र उससे बोलता है, क्या इतनी जल्दी हो गया? पर मैंने तो गिना ही नहीं। एक काम करो, तुम फिर से किस करो मुझे। श्रेया ये सुनकर गुस्से में बोलती है, देखिए रुद्र जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। रुद्र का मन तो उससे और बात करने का कर रहा था, पर वे उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वे उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है। श्रेया ये सुनकर जल्दी से कॉल कट कर देती है। रुद्र अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है जिसमें श्रेया की तस्वीर लगी हुई थी। रुद्र उसकी तस्वीर पर किस करता है और फिर तैयार होने चला जाता है। इधर श्रेया गुस्से में बोलती है, पता नहीं इससे मेरा पीछा कब छूटेगा, ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझे तलाक दे दे। पर मैं जो भी कुछ करने का सोचती हूँ तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाता है, उल्टा ये मेरे और करीब आने लगे हैं। पर बहुत ही जल्द मैं इनसे अपना पीछा छुड़ा लूंगी। ये बोलकर श्रेया भी नहाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद श्रेया तैयार होकर बाहर आती है। उसे खाने की खुशबू आ रही थी। श्रेया मुस्कुराकर जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में उसकी माँ देवकी उसकी मनपसंद की चीजें बना रही थी।
छोले भटूरे, पाव भाजी, नूडल्स, इडली और भी बहुत कुछ। श्रेया अपनी माँ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और खाने की तरफ देखते हुए बोलती है, माँ, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। देवकी जी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती हैं, श्रेया, तू ना बच्ची की बच्ची ही रहेगी। तू जा बाहर बैठ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। श्रेया ये सुनकर जल्दी से बाहर चली जाती है और सोफे पर जाकर आराम से बैठकर टीवी ऑन कर लेती है। श्रेया को बहुत ही अच्छा लग रहा था अपने घर आकर। कम से कम यहाँ रुद्र तो नहीं था, इसलिए वे जो मर्जी कुछ भी कर सकती थी। वरना रुद्र के मेंशन में तो हर वक्त डर लगा रहता था कि वे कुछ करेगी और रुद्र के नौकर रुद्र से उसकी शिकायत कर देंगे। श्रेया फिर टीवी ऑन करके मूवी देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद देवकी जी उसके सामने लगे टेबल पर सारे खाने की प्लेट रख देती हैं और फिर किचन में चली जाती हैं। श्रेया खाना देखकर खाने पर टूट पड़ती है। वे बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। श्रेया को इस तरह से खाना खाते हुए देखकर निशांत हंसते हुए उससे बोलता है, ए मोटी, आराम से खा, खाना कहीं भागे नहीं जा रहा है। श्रेया निशांत की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है। निशांत वहां आ गया था और उसे देखकर हंस रहा था। श्रेया निशांत से बोलती है, भैया, मुझे ठीक से खाना खाने दो और ये बार बार मुझे मोटी मत बुला करो। आपको कहाँ से मैं मोटी लगती हूँ? निशांत उसके बगल में बैठ जाता है और उसकी प्लेट से नूडल्स खाते हुए बोलता है, और नहीं तो क्या बोलूँ, तू ये किस तरह से खा रही है, जैसे पता नहीं तेरा खाना कहाँ गायब हो जाएगा। श्रेया निशांत को घूर कर देखते हुए बोलती है, गायब नहीं हो जाएगा, बल्कि आप खा जाओगे। देखो, आपको खाना है ना, तो आप जाकर किचन में माँ से मांग लो। और खबरदार, जो आपने मेरा खाया तो ये सारा खाना मेरे लिए है। निशांत बोलता है, अरे, एक चम्मच ही खाया था, उसमें इतना क्या भड़क रही है? चल ठीक है, खा ले, मैं नहीं खा रहा। थोड़ी देर के बाद वहाँ नीलम भी आ जाती है और श्रेया के बगल में बैठे हुए बोलती है, श्रेया, आज हम शॉपिंग करने चलोगी क्या? श्रेया बोलती है, हाँ भाभी, मैं तो कब से बाहर जाना चाहती हूँ, आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ कुछ दिन। निशांत उसकी ये बात सुनकर उसे बोलता है, बोल तो ऐसे रही है जैसे कि तू कहीं कैद में है। श्रेया धीरे से बोलती है, हाँ, एक सोने के पिंजरे में कैद हूँ और गलती से हुई शादी की सजा भुगत रही हूँ। निशांत बोलता है, क्या कहा तूने? श्रेया बोलती है, कुछ नहीं भैया, अब मुझे खाने दो। निशांत फिर उससे कोई सवाल नहीं करता। श्रेया भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और फिर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है और वे नींद के आगोश में चली जाती है।